नमस्कार, मैं गोविंद काबरा आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करता हूं। करियर को लेकर माता पिता और बच्चे जागरूक होना बहुत स्वाभाविक है। 10th स्टैंडर्ड के इस पड़ाव में जहां अभी बच्चे फरवरी मार्च में अपनी फाइनल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, एट द सेम टाइम अक्रॉस टोटल कंट्री 11th के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के एडमिशन शुरू हो गए। तो स्वाभाविक है माँ बाप और बच्चों के मन में कि हमने कैसा हमारा करियर चूज करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर अधिकांश लोग अभी खोजना चाहते हैं। उन बातों को ध्यान में रखकर ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर DFC, जिसका 11th 12th डिवीजन अब अद्वैत एकेडमी के नाम से जाना जाता है, इस अद्वैत एकेडमी के तरफ से आज का ये विशेष सेमिनार हमने कंडक्ट किया है। इस सेमिनार में आज हम जिन 4 प्रमुख मुद्दों पर बात करने वाले हैं, वो 4 प्रमुख जो मुद्दे हैं, राइट, ये इस प्रकार से है। नंबर 1, फियरलेस सिलेक्शन ऑफ करियर। जिन बच्चों के मन में कंफ्यूजन है अभी भी करियर को लेकर, वो बिंदास होकर करियर का सिलेक्शन कर सके, इसलिए आज का ये सेमिनार है। नंबर 1, जिन लोगों ने करियर के लिए ऑलरेडी तय कर लिया है, मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, CA बनना है, IAS बनना है, NDA करना है, उन लोगों के लिए भी बिना डरे जो करियर की दिशा में कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम का सामना उनको करना है, उसको बिना डरे किस प्रकार से क्रैक कर सकते हैं, उस विषय में भी मुझे आपसे बात करनी है। नंबर 3, आप जानते हैं अक्रॉस टोटल कंट्री 11th और 12th एक ऐसी स्थिति में आ चुका है कि जहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पैरेलल कॉलेज की तरह काम कर रही है, और आज बोलबाला कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का है, क्योंकि पढ़ाई अधिकांश स्टूडेंट्स की इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हो रही है। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करते समय सच में कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है? जो मीडिया अपनी जगह पर एक रोल प्ले कर रहा है, जो जानकारी हमें मीडिया से मिल रही है, वो उसके अलावा और कौन सी जानकारी हमने लेनी चाहिए सो दैट हमारे बच्चे के लिए राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट का हम सिलेक्शन कर सके। एंड लास्टली, ये जो संस्था है DFC की 11th 12th डिवीजन जो अद्वैत एकेडमी के नाम से है, वो एग्जैक्टली 11वीं 12वीं के डिवीजन में किस प्रकार से काम करती है ये संस्था, और किस प्रकार से आपको सक्सेस दिलाने में हेल्प कर सकती है, ये 4 प्रमुख विषयों पर आज के इस विशेष वेबिनार में हम लोग बात करने जा रहे हैं, राइट। इन बातों में का सबसे पहली बात है स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। देखिए, पहला पॉइंट था फियरलेस सिलेक्शन ऑफ करियर। डर को भगाना है। ये डर जो है ना, अधिकांश लोगों की कार्य क्षमता को कम कर देता है, राइट। जब डर हावी हो जाता है बच्चों के मन पे, जो बच्चे अच्छी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता पा सकते हैं मेहनत करके, उनको भी असफलता का सामना करना पड़ता है डर के वजह से। और सिलेक्ट करते समय हमेशा मन में सवाल होता है, ये सही है गलत है, क्या होगा कैसे होगा, मैंने इंजीनियरिंग का सोचा है वो सही है तो नहीं है, इंजीनियरिंग में बहुत रिसेशन आएगा क्या, कंप्यूटर करूं क्या, इलेक्ट्रॉनिक करूं क्या, राइट, वो डर, या मेडिकल जाऊं तो बहुत लंबा समय है क्या, ऐसे कई सवाल घिरे होते हैं। और अल्टीमेटली एक विशेष प्रकार का डर हावी है आज माँ बाप और बच्चों पे। तो ये डर को कैसे भगाना है हमने, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो डर को भगाने के लिए 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, राइट। हम जिन चीजों को मान्यता देते हैं, राइट, वो मान्यता गहरी है या नहीं है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। देखिए,
एक चीज यहां बैठे हुए सभी माता पिता और बच्चों ने तय कर लेना है। आज हमें जूम मीटिंग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से करीबन 250-300 स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स 500-700 लोग सुन रहे हैं। सब लोग मेरी इस बात के तरफ विशेष ध्यान दें। करियर में, जीवन में सफल होना और परीक्षा में सफल होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। परीक्षा में सफल होना अलग चीज है, करियर में सफल होना, जीवन में सफल होना अलग चीज है। राइट? कोशिश करेंगे कि इस प्रकार से परीक्षा में सफलता मिला है कि जीवन में सफलता मिलाना थोड़ा सा एक 5% क्यों न आसान हो जाए, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं। राइट? तो दोनों सफलताओं के दृष्टिकोण से एक बात आप ध्यान दें, ऊपर वाले ने, परमपिता परमेश्वर ने, अल्लाह ने, जीसस ने, वाहेगुरु ने, सभी जिनको भी आप मानते हो, निसर्ग, सुपर पावर, जो भी आप मानते हो, उन्होंने सबसे बड़ा काम किया है हमें मनुष्य बनाकर। वी आर ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग ये इटसेल्फ एक कॉन्फिडेंस वाली बात है। क्यों? क्योंकि इस पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव है, राइट, उनमें मोस्ट डेवलप्ड ब्रेन ह्यूमन बीइंग का है। मोस्ट डेवलप्ड ब्रेन ह्यूमन बीइंग का है। इतना डेवलप्ड है, इतना पावरफुल है, इतना अनलिमिटेड पोटेंशियल का है कि ये एक रीजन डर को भगाकर जीने के लिए सफिशिएंट है। उसको अगर मुझे क्वांटिफाई करना है आपको, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो ब्रेन ह्यूमन बीइंग का ऊपर वाले ने बनाया है, उसमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स है। जरा ध्यान से बात सुनिएगा, 100 बिलियन न्यूरॉन्स है। जब भी हम कोई एक चीज सीखते हैं, न्यूरॉन में से डेंड्राइट बाहर आता है। एक न्यूरॉन में से 2 से 10,000 डेंड्राइट बाहर निकलने की क्षमता वाला न्यूरॉन ऊपर वाले ने हमको दिया है। मतलब 2 से 10,000 चीजें जो अलग अलग हम सीखेंगे, उसके डेंड्राइट एक न्यूरॉन में से निकल सकते हैं। एक न्यूरॉन इतना पावरफुल है। और ऐसे कितने न्यूरॉन्स है हमारे पास? 100 बिलियन न्यूरॉन्स है। मतलब जितना डेटा आज गूगल पर अवेलेबल है, उससे ज्यादा डेटा एक इंसान के ब्रेन में रह सकता है। इतना पावरफुल, इतना जबरदस्त, इतना अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला ब्रेन ऊपर वाले ने हमको ऑलरेडी दिया है। तो फिर डर किस चीज का है? डर ये हमारे बिलीफ सिस्टम की वजह से है। डर समाज में जो नकारात्मक भावनाएं हैं, तुम ये कर नहीं सकते, तुम्हारा पोटेंशियल कम है, तुम एवरेज है, तुमको 35% मार्क्स मिले मतलब तुम मेडिकल साइंस नहीं कर सकते, तुमको 95 मिले मतलब तुम IIT में जा सकते। गलत धारणाओं से हम घिरे हुए हैं, इसलिए डर है। तो आज ना सबसे पहले या पार्टीला कोरी करून टाका आणि एक नवीन इतिहास रचण्यासाठी सज्ज होऊन जा। पार्टी कोरी करून घ्या। त्या पार्टीवर पहिली एक गोष्ट लक्षात ठेवा, वी आर बॉर्न जीनियस विथ अनलिमिटेड पोटेंशियल। ये पहला पॉइंट आप नोट कर ले, नंबर 1। नंबर 2, उसके बावजूद अगर आपका नकारात्मक मन आपको तकलीफ अगर दे रहा है कि फिर फर्क ऐसा क्यों है, ये बहुत होशियार लगता है, ये एवरेज लगता है, इसको तो हमेशा 99 मिलते हैं, इसको 35 मिलते हैं। फर्क है ट्रेनिंग में, फर्क है ट्रेनिंग में। ऊपर वाले ने ऐसा बॉडी और हमको ब्रेन दिया कि अगर मैं मोबाइल पे गेम खेलूं बहुत बार, तो मैं मोबाइल पे गेम खेलने में चैंपियन हो जाता हूं। बराबर है, मैं रोज 2-2, 3-3 घंटे टीवी देखूं तो आई गेट एडिक्टेड फॉर वॉचिंग टीवी फॉर 2 to 3 आवर्स। अगर मैं फुटबॉल खेलूंगा रोज, तो मैं फुटबॉल में चैंपियन बन जाऊंगा। तो ऊपर वाले ने बॉडी और ब्रेन इस प्रकार से हमको दी है कि उसको हम जिस दिशा में ट्रेनिंग देंगे, उस दिशा में एक्सेलेंट परफॉर्म हम लोग कर सकते हैं। राइट? अगर आपको ट्रेनिंग का पावर देखना है, तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। जरा ध्यान से देखिएगा वीडियो को। ट्रेनिंग का पावर दिखाने वाला मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा।
कुछ 45-47 सेकंड्स का वीडियो है, उसके बाद मैं मेरा टॉक कंटिन्यू करूंगा। चलो देखिए, एक वीडियो देखते हैं हम लोग। ध्यान से देखना, ये डॉल्फिन्स की तरफ। शेयर भी स्टॉप करेंगे, वीडियो स्टॉप करें। एक सेकंड, ये वीडियो शेयर हुआ नहीं है, अभी हम लोग वापस करते हैं। शेयर स्क्रीन वीडियो को मीडिया प्लेस। ध्यान से देखना है डॉल्फिन्स को। देखिए डॉल्फिन्स अपनी चोंच पर बॉल इधर से उधर ले जा रहे बिना गिरे। अब अगले स्टेप में देखिए डॉल्फिन किस तरह से रिंग्स को घुमा रही है अचूकता के साथ। आई होप आप सभी ने वीडियो को ध्यान से देखा। क्या लगता है आपको, डॉल्फिन को किसी ने पूछा कि आपको छोटा बॉल लेके जाने में मजा आता है, बड़ा बॉल लेके जाने में मजा आता है क्या? आप वो सीखेंगे क्या? आपको रिंग घुमाने में बहुत मजा आता है कि नहीं आता है? मतलब उनको अगर पसंद आया तो ही वो अच्छा करेंगे। ऐसा कहीं देखा है क्या आपने? नहीं। और एक बात तो तय है ना, डॉल्फिन के ब्रेन से भी आपका और मेरा ब्रेन अच्छा है। तो ऊपर वाले ने हमको ब्रेन ही ऐसा दिया है कि जिस दिशा में आप सपना देख सकते हो, जिस दिशा में आपको कदम आगे बढ़ाना है, उस दिशा में यदि आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हो तो आपको कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। कोई भी अलग अलग टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ तय करना है कि मुझे ये करना है, मुझे अचीव करना है करियर में सक्सेस, राइट? और आप कर पाओगे। इतनी अफाट शक्ति वाला ब्रेन ऊपर वाले ने आपको दिया है और उसको जरूरत है प्रॉपर ट्रेनिंग की। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द साइंटिफिक फैक्ट रिगार्डिंग आवर ब्रेन। और मेरे ख्याल से डॉल्फिन को अगर हम ट्रेनिंग दे सकते हैं तो इंसान को भी अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं। ये सारा खेल स्किल्स का है। और स्किल्स का, आप कुछ स्किल्स हार्ड स्किल्स होते हैं जो आपके डिग्री से, एकेडमिक्स से जुड़े होते हैं। कुछ स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स होते हैं जिसका एकेडमिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो कोई भी 3 से 4 अच्छी स्किल्स अगर आप अक्वायर कर लेते हो लर्निंग स्किल के साथ साथ, तो आपको जीवन में सफल होने से, मान सम्मान के साथ सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ वर्क, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस वेयर यू लिव। आप कहाँ रह रहे हो, किस प्रकार का काम कर रहे हो, उस काम का स्वरूप क्या है, आप साइंस में है, कॉमर्स में है, आर्ट्स में, इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं जो भी करूंगा बेस्ट करूंगा। और एक बात ध्यान रखना, लेकिन करियर के दृष्टि से काम करते समय कुछ अहम बातें हैं जिसको आपने कभी भूलना नहीं चाहिए। आपके माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया, इनको गौरवान्वित महसूस होना ही चाहिए आप जो काम करेंगे उस काम से। नंबर 1, ये समाज व्यवस्था जिसके वजह से आप आज स्कूल में 10th तक पढ़ सके और आगे कॉलेज में पढ़ोगे, वो टीचर्स जिन्होंने आपको सिखाया, उनके वजह से आप आज यहां तक ये समझने की स्थिति में पहुंचे हैं।
तो आप काम करते समय इस समाज के ऋण को काम करने के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ फेरना, ये आपकी नैतिक जवाबदारी है। ये देश जिसमें इस प्रकार के पॉलिसीज है, इस प्रकार का फ्रीडम है, इस प्रकार की डेमोक्रेसी है कि जिसने आपको बोलने के लिए फ्रीडम दिया है, कार्य करने के लिए फ्रीडम दिया है, करियर को चूज करने का फ्रीडम दिया है, आप जो भी काम करें उससे देश का भला होना चाहिए, खुद के भले के साथ साथ। तो करियर में कोई भी सेक्टर में काम करो, काम करते समय एक बात जरूर ध्यान रखो कि यू शुड स्ट्रेंथन योरसेल्फ, योर फैमिली, योर सोसाइटी एंड योर नेशन। ये बात कभी भी मत भूलना। और आपको डर भगाने के लिए, बिंदास्त करियर का सिलेक्शन करने के लिए डे टू डे लाइफ में से, प्रैक्टिकल लाइफ में से एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। पिछले 4-5 वर्षों में मेरे जितने भी करियर पर जितने भी वेबिनार्स या सेमिनार्स हुए हैं, उनमें मैं अगर हनुमंतराव जी गायकवाड़ की बात नहीं करूं तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि हनुमंतराव जी गायकवाड़ भारत विकास ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, उन्होंने एक एग्जाम्पल हमारे सामने ऐसा स्थापित किया है कि जो आपको मोटिवेट करेगा। वो एग्जाम्पल ऐसा है कि डेफिनेटली आपको मजा आएगा। एक ही मिनट में उस एग्जाम्पल के बारे में बात करूंगा और फिर शायद आपके मन में करियर को लेकर जितने विषय है उन विषयों पर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं साफ सफाई के, मेंटेनेंस के काम में करियर करो, बहुत अच्छा है, तो शायद आप में से एक भी बंदा या एक भी बंदी तैयार नहीं होगी, क्योंकि हमारे दिमाग में ये कोई फील्ड है करियर करने की, ऐसी निगेटिव धारणा है। बराबर है। ये हनुमंतराव जी गायकवाड़ की जो कंपनी है भारत विकास ग्रुप, जो हाउस कीपिंग एंड मेंटेनेंस के सेक्टर में काम कर रही है, हनुमंतराव जी ने अपने कंपनी के माध्यम से 85,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी दी है। आप जरा सोचिए, 85,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी, मतलब करीबन 5 लाख से ज्यादा लोगों की उपजीविका वाली कंपनी हनुमंतराव जी चला रहे हैं। तो हनुमंतराव जी का करियर अच्छा है, खराब है? बट नेचुरल अच्छा है, नंबर 1। नंबर 2, 85,000 लोगों को नौकरी दी, उसमें 85 लोग तो रिश्तेदार होंगे उनके। वो रिश्तेदारों को नौकरी देने से उनके माता पिता गौरवान्वित महसूस हो रहे होंगे उन लोग को, यहाँ हो चाहे ऊपर हो, जहां पर भी हो, डेफिनेटली होगा। कम से कम समाज के 5,000, 2,000, 10,000 लोग अपने गांव के, जिस गांव को बिलोंग करते हैं, वो जिस प्रदेश को बिलोंग करते हैं, जिस देश को बिलोंग करते हैं, वहां के 60 से 70,000 लोगों को नौकरी देना एक प्रकार का बहुत बड़ी देश सेवा है या नहीं है? और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यदि हनुमंतराव जी काम कर रहे हैं अच्छी तरह से, तो इनका करियर अच्छा है या खराब है? डेफिनेटली अच्छा है। उन्होंने डिप्लोमा किया, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग किया, मैं उन पर डिटेल में बात नहीं करूंगा, बराबर है। लेकिन अब करियर के एंगल से फिर चाहिए क्या? करियर के एंगल से आपका एटीट्यूड सही चाहिए। मैं जो भी करूंगा बेस्ट करूंगा। आपका एटीट्यूड सकारात्मक चाहिए। आपका विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊपर वाले ने ऑलरेडी मुझे जो चाहिए वो सब दिया है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। इस बात पर विश्वास रखकर काम करने का दृष्टिकोण चाहिए। फिर ये डिग्री, फिर ये कॉलेज, ये इंजीनियरिंग, ये मेडिकल, ये बिजनेस, ये मैटर बाद में आता है और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका एटीट्यूड और जितनी आपकी आदतें इंपॉर्टेंट है। करियर में सफल हो, मैंने कई लोग देखे बिना 10वीं तक पढ़ाई की, उन्होंने भी बहुत अच्छा सफलता मिलाई है। इसका ये मतलब नहीं कि आप पढ़ाई मत करो, ये मैं बोल रहा हूं। नो डाउट, पढ़ाई करने से और पढ़ाई के साथ साथ ये अगर आप एटीट्यूड डेवलप करते हो, सकारात्मकता डेवलप करते हो, लाइफ स्किल साथ में सीखते हो, इस ढंग से पढ़ना कि ये सारी चीजें पढ़ाई खत्म होने तक आप में डेवलप हो जाए और आपका करियर अच्छा हो जाए। मैं समझता हूं इन बातों को यदि आप ध्यान देंगे तो यू वुड बी फियरलेस, एंड वंस यू आर फियरलेस you will be successful in your target, in achieving your target. I hope you got very important point and gist on this part, right? So without wasting further time on this subject, I think this should be sufficient information
और चाहे हनुमंत राव जी जैसे मैं कई एग्जांपल्स दे सकता हूं आपको, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज के इस वेबिनार में जो अन्य हमारे प्रमुख पॉइंट्स है वो हम कवर करें। दूसरा पॉइंट कि भाई ठीक है, कुछ लोगों ने इंजीनियरिंग सोच लिया, कुछ लोगों ने मेडिकल सोच लिया, कुछ लोग सोचते हैं भाई मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा भी कुछ होगा ना, है ना, रिसर्च है, कॉमर्स साइड में सीए सीएस है, लॉ में करियर है, गवर्नमेंट सर्विसेज है कितनी प्रकार की, मैनेजमेंट सर्विसेज है ना, ऐसे अनगिनत करियर है। तो अगर मैं उनको क्वांटिफाई करूं 250 से ज्यादा है, लेकिन यदि मैं सबकी लिस्ट यहां देना चाहूं तो ना आपको याद रहेगा और ना ही टाइम विल परमिट अस, और बाकी प्रमुख पॉइंट्स वैसे रह जाएंगे। इसलिए हमने एक निर्णय लिया है कि जिन लोगों ने गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के दिया है काउंसलिंग के लिए, उनका मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर या नंबर हमारे पास आ चुका है, उन लोगों को हम लोग मेल कर देंगे। एक सीबीएसई ने, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करीबन अलग अलग 250-300 करियर की लिस्ट बनाई है, किताब बनाई है, कहाँ कॉलेजेस है, कैसे कॉलेजेस है, हर चीज है उसमें। वो बुक, करियर वाले ऑप्शंस वाली जो बुक है, हम आपको मेल करेंगे, हम आपको व्हाट्सएप करेंगे। आज कुछ लोग डायरेक्टली भी जुड़े हैं बिना रजिस्ट्रेशन के। मैं ऑफिस से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो रजिस्ट्रेशन लिंक आपको अभी चैट बॉक्स में भेज दीजिए, राइट। आप सबको चैट बॉक्स के अंदर जो रजिस्ट्रेशन लिंक है गूगल फॉर्म की हमारी, वो लिंक आपको अभी आ जाएगी। मेरी नम्र विनंती है, आज जितने भी लोग यूट्यूब पर है, जूम पर है, फेसबुक है, वहां पर यूट्यूब पे भी लिंक आ जाएगी अभी, और फेसबुक पे भी आ जाएगी, जूम में चैट में आ जाएगी। वो लिंक कॉपी कर लो, सेमिनार चल रहा है तब तक वो फिलअप कर लो, या फिर वेबिनार के 1 घंटे बाद तक भी आपने फिलअप कर दिया तो आपका मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा। तो हम आपको ये डिफरेंट करियर के जो अलग अलग ऑप्शंस है उसकी बुक आपसे शेयर कर लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, वो अलग अलग करियर ऑप्शंस देखने के बाद यदि आपको कोई पर्टिकुलर 2 या 5 करियर की और इन डेप्थ मालूमात चाहिए तो आप हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, उस हेल्पलाइन नंबर पर एक एसएमएस करें। अभी आपको देखिए चैट बॉक्स के अंदर हमारा हेल्पलाइन नंबर भी आया है। उस हेल्पलाइन नंबर को डीएफसी हेल्पलाइन नंबर बोल के सेव कर लीजिए आप आपके मोबाइल पे, और उससे अगर आपने एसएमएस कर दिया हमारी इंस्टीट्यूट को, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। हमारी इंस्टीट्यूट के लिए सबसे अच्छा तरीका कम्युनिकेट करने का, फ्री इंफॉर्मेशन लेने का है हमारे हेल्पलाइन पर मैसेज करना। तो यदि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज करते हो कि मुझे ये 3 करियर के बारे में इन डेप्थ मालूमात चाहिए या मुझे काउंसलिंग चाहिए, मुझे कंफ्यूजन है, तो डेफिनेटली बिना कोई कॉस्ट के फ्री काउंसलिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू हुएवर नीड्स दैट हेल्प, राइट। तो ये हेल्पलाइन नंबर जरूर सेव कर ले, रजिस्ट्रेशन लिंक चैट में से सेव कर ले आप, और इस हेल्पलाइन या तो आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दीजिए क्योंकि आपको हेल्प करेगा वो, दैट विल गिव अस सम आइडिया अबाउट यू, सो दैट हमारी काउंसलिंग जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो इफेक्टिव होगी और हम आपको करियर के दृष्टिकोण से हम आपको भेज पाएंगे। आई होप ये पॉइंट आप सबको क्लियर है। अब वो पॉइंट एकेडमिक सेंस में, मैंने वेबिनार की शुरुआत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि एग्जाम का सक्सेस और लाइफ का और करियर का सक्सेस ये 2 अलग चीजें हैं। आज के डेट में 95% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये चिंताग्रस्त है एग्जाम के सक्सेस को लेकर। इसलिए आज के वेबिनार में मैं अब वो पॉइंट पर बात करने जा रहा हूं जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की प्रेजेंट डे में बहुत बड़ी नीड है रिगार्डिंग सक्सेस इन एग्जामिनेशन। चाहे फिर करियर हमको साइंस साइड में करना हो, कॉमर्स साइड में करना हो या आर्ट साइड में करना हो। आज अगर आप ध्यान देंगे तो साइंस साइड के करियर की बात करता हूं, मेडिकल नीट एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, इंजीनियरिंग जेडब्ल्यू एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, मेंस एडवांस,
या फिर महाराष्ट्र में MHT CET के द्वारा भी COEP, VJTI, वालचंद सांगली जैसे कई नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स के बराबरी में टक्कर रखने वाले इंस्टीट्यूट्स में MHT CET के द्वारा ICT में भी आज एडमिशन दिया जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स लोगों के लिए। इसलिए सिर्फ जेई को ध्यान में मत रखो, जेई कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, करो, वरना CET का ऑप्शन भी इंजीनियरिंग करने वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि COEP, VJTI, जीका, वालचंद सांगली, ICT, दीज आर वेरी वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स जिनमें आज भी एडमिशन आपको MHT CET द्वारा मिलता है, राइट। इसके अलावा कई आर्किटेक्चर जाना है, आपको आर्किटेक्ट बनना है, नाटा की एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, डिजाइनिंग में जाना है, UCD या NID की एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, राइट। डिफेंस में जाना है, NDA की एंट्रेंस। एक चीज कॉमन है, कॉमर्स CA फाउंडेशन की एंट्रेंस, CS फाउंडेशन, ICWA का जो अभी अकाउंटिंग के अलग अलग कोर्सेस है उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, या 12वीं के बाद BBA प्लस MBA के लिए जाना है उसके अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एक चीज कॉमन है साइंस में भी, कॉमर्स में भी, आर्ट्स में भी, क्या है वो? बिना कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम दिए 12वीं के बाद का एजुकेशन अच्छे इंस्टीट्यूट में आप कर नहीं सकते। यहां तक कि BA, BCom, BSc जिनको आप कितना अच्छा मानते मुझे नहीं मालूम, है अच्छे सही तरीके से करने पर बाय एक्सट्रीमली सॉरी, आई ड्रिंक वाटर एंड कंटिन्यू। बाय चॉइस आप यदि BA, BCom, BSc करते हो, बाय चॉइस क्यों कहा मैंने? क्योंकि आप पैशन के साथ करोगे, सिर्फ एग्जाम में पास होने के लिए नहीं करोगे। वहां से जो नॉलेज मिल रहा है उसको डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे, और जो भी इंसान अक्वायर्ड नॉलेज को डे टू डे लाइफ में उचित जगह यूज करेगा वो कभी भी बेकार नहीं हो सकता, वो कभी भी असफल नहीं हो सकता, राइट। आपल्या देशामध्ये खूप मोठं शब्द चुकीच्या पद्धतीने वापरल्या जातं, सुशिक्षित बेकार, दो विरोधी अर्थ वाले शब्द है ये। सुशिक्षित बेकार हो ही नहीं सकता, सिर्फ क्वालिफाइड अगर है मतलब आपके पास सिर्फ डिग्री है तो आप बेकार हो सकते हैं, बट अगर आप सुशिक्षित है, सुशिक्षित मतलब वही इंसान जिसको अक्वायर्ड नॉलेज को यूज करने के स्किल्स जो संभालता है, वो कभी भी बेकार नहीं हो सकता, वो कभी भी करियर में फेल नहीं हो सकता, वो कभी भी लाइफ में फेल नहीं हो सकता। एक प्रोफेशन नहीं जहां दूसरा करेगा बट सक्सेसफुल होकर रहेगा, आप इस बात पे विश्वास कर सकते हो। हजारों एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूं। एनीवेज, फिर भी आपका इंटरेस्ट की बात मैं करूंगा अभी कि एक चीज कॉमन है, कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो अभी अगले 10 मिनट इस महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे, हाउ टू क्रैक दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन। वो प्रिपरेशन कैसे करना है, ये बात समझाने के पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। 11वीं 12वीं जिनका हो गया, जिनको सफलता नहीं मिली एडमिशन मिलाने में, उसमें अधिकांश लोग एक बात करते हैं, 11वी 12वीची स्पर्धा जीव घेणी आहे। आदरणीय पालकों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विद्यार्थिनियों, कोई भी स्पर्धा जीव घेनी नहीं होती है। अगर आपका प्रिपरेशन सही है, प्रिपरेशन करने का तरीका सही है, तो ये स्पर्धा कभी भी जीव घेनी नहीं हो सकती। ये बात आप ध्यान रखें। वॉल्यूम बंद कर, 0 वॉल्यूम कर। तो ये स्पर्धा जीव घेनी नहीं रहेगी आपके लिए, ये बात आप ध्यान में रखें, राइट। इसकी तैयारी सही तरीके से करनी होगी आपको। तैयारी सही तरीके से करने के लिए आपको एग्जाम का फॉर्मेट और सिलेबस ये समझ के लेना होगा। मैं एग्जाम्पल के लिए
जेडब्ल्यू का एग्जाम्पल दे रहा हूं, बट इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आपको सिर्फ इंजीनियरिंग करियर की मालूमात दे रहा हूं। ये एग्जाम्पल जेडब्ल्यू का जो फॉर्मेट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वही फॉर्मेट नीट, अनाटा, डिजाइनिंग, यूपीएससी, एनडीए, सीए, सीएस, सब फाउंडेशन हर जगह एक ही फॉर्मेट है, राइट? कॉम्पिटिटिव फॉर्मेट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला फॉर्मेट। ध्यान से सुनना, शायद आज के पहले किसी भी करियर वाले वेबिनार में ये बात आपने नहीं समझ के ली होगी। जेडब्ल्यू मेंस का जो पेपर का फॉर्मेट है, कोविड का रिलैक्सेशन बाजू में कर दो, 25 क्वेश्चन फिजिक्स, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 25 क्वेश्चन मैथ्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 25-25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क का, राइट? इस प्रकार से 100 300 मार्क का जेडब्ल्यू मेंस का एग्जामिनेशन। इसके लिए क्या सिलेबस है? फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथ्स हो, ऑन एन एवरेज 30+ चैप्टर्स या 30 चैप्टर्स पकड़ लो, 30 चैप्टर्स पढ़ना है सभी सब्जेक्ट के। एवरेज में पकड़ लो, ज्यादा है, सब मिला के 100 है, लेकिन अपन 30 पकड़ रहे हैं। नंबर ऑफ चैप्टर्स 30। जेईई मेंस में एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन कितने? 25। मतलब एक चैप्टर से ज्यादा कितने क्वेश्चन आएंगे? 1। नीट का फॉर्मेट देखो, नीट का फॉर्मेट कैसा है? 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के, 90 बायोलॉजी के। अगेन वही बात को ध्यान में रखूं तो नीट में क्या होगा? एक चैप्टर से ज्यादा 2 या कुछ चैप्टर्स के लिए 3 क्वेश्चंस आएंगे। एनडीए, यूपीएससी, सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, क्लैट, नाम लो, आईपी मैट, आप नाम लो, कोई भी एग्जाम का एक चीज कॉमन है, एक चैप्टर से अगर आया तो 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। ये बात पत्थर की लकीर है। आई होप ये एकदम सिंपल बात है, आपको समझ में आई होगी, राइट? अब बात करते हैं सिलेबस के क्वांटम का, राइट? क्योंकि तैयारी कैसे करना उसमें जुट दड़ा हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी 11वीं 12वीं के लेवल पर जो सिलेबस है, एक चैप्टर 40 से 50 पन्नों में टेक्स्ट बुक के बना हुआ है, राइट? कुछ चैप्टर्स 30 होंगे, 35 होंगे पन्ने, बराबर है? एवरेज निकालो, ऑन एन एवरेज 40 पन्नों में एक चैप्टर बटा हुआ है। एमसीक्यूज की अगर मैं बात करूं, देश के जितने भी अच्छे पब्लिकेशंस है, कोई भी पब्लिकेशन की किताब लेके देखो आप, एक चैप्टर पे 300 से 400 एमसीक्यूज है। वैसे तो 600-700 है, लेकिन मैं ऐसा पब्लिकेशन पकड़ रहा हूं जिसमें 300 से 400 एमसीक्यूज है। देखिए बहुत मजेदार बात है, ध्यान से सुनना आप ये बात को। इतना भी होशियार बच्चा, सो कॉल्ड, इतना भी टैलेंटेड इंटेलिजेंट बच्चा, सो कॉल्ड, मतलब एकेडमिक्स के एंगल से जो टीचर्स और माँ बाप या बच्चों ने डेफिनेशन बनाई है, इसलिए मैं सो कॉल्ड ऐड कर रहा हूं उसमें। सो कॉल्ड इसलिए बोल रहा हूं कि वी आर गॉड गिफ्टेड, वी आर हैविंग गॉड गिफ्टेड लाइक वी आर ह्यूमन बीइंग्स, सो एवरीवन हियर इज टैलेंटेड, डोंट वरी। एरिया ऑफ टैलेंट में डिफर फ्रॉम वन टू अदर पर्सन, जिस प्रकार से एक्सपोजर मिला, जिस प्रकार की ट्रेनिंग ली, उस हिसाब से एरिया में डिफर, बट कोई भी कम पोटेंशियल वाला, कोई भी एवरेज, कोई भी डल जिंदगी में नहीं है। 0.00001% बाई बाई बर्थ डिफॉर्मिटीज वाले छोड़ दूं मैं तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। एनीवेज, तो कितने भी अच्छे बच्चे को अगर आप सॉल्व करने देंगे 300 क्वेश्चंस, तो बेस्ट ऑफ बेस्ट अटेम्प्ट के बाद में भी 200 राइट आएंगे, 100 गलत होंगे। चलो मान के चलो, आजकल दौर 80-90% का पकड़े जाते हैं आप। सपोज 270 राइट आ गए 300 में से आपके, सारी दुनिया, टीचर, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, 30 गलत आए कोई भी नहीं बोलेगा। क्या बोलेंगे आपको? 300 में से 270 राइट आ गए, मतलब मेरी पढ़ाई 90% हो गई, और 90% पढ़ाई के बलबूते पर तो दुनिया के किसी भी आईआईटी में
किसी भी अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में, ये मेडिकल इंजीनियरिंग इसलिए बोल रहा हूं, अभी जो अनफॉर्चुनेटली सर्वे का जो रिजल्ट है 60% लोग 70% लोग मेडिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, बट ये अप्लीकेबल सीए सीएस यूपीएससी एमपीएससी सभी के लिए है। परसेंटेज थोड़ा इधर उधर वेरी हो सकता है। तो कितने भी अच्छे लोग लो, 90% पढ़ाई हो गई मतलब मैं सक्सेसफुल हूं, मुझे एडमिशन मिलने वाला है, ये अज्यूम करके आगे बढ़ जाते हैं। विडंबना कहां थी पता है आपको? 300 में से 270 राइट आए, मतलब रॉन्ग कितने आए आपके? 30 क्वेश्चंस गलत हुए आपके। फाइनल एग्जाम में उस चैप्टर में से, मैं एक ही चैप्टर की बात कर रहा हूं, ध्यान दे, फाइनल एग्जाम में उस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आने वाले? 1 या 2। क्या है वो 30 में से 1 या 2 नहीं आ सकते? डेफिनेटली आ सकते, प्रोबेबिलिटी वही ज्यादा होती है। वो 30 में से अगर 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो उस चैप्टर के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 0। 90% पढ़ाई हो गई, 90% नॉलेज भी मिल गया। एग्जाम का फॉर्मेट ऐसा है कि उस एग्जाम के फॉर्मेट में उस चैप्टर के मार्क्स कितने मिल रहे आपको? 0। आदरणीय पालकों, मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखिए, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, 11th और 12th के लेवल के ऊपर हमको मार्क ओरिएंटेड सोचना पड़ेगा। नॉलेज ओरिएंटेड तो रहना ही है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हमको मार्क्स मिलाने की स्ट्रेटेजी को भी सही तरीके से समझ के लेना होगा। मैंने आपको अभी प्रूव करके दिखाया कि 90% पढ़ाई होने के बावजूद मुझे एग्जाम में उस चैप्टर के 0 मार्क्स मिल सकते हैं। आई प्रूव इट विथ एग्जाम्पल जस्ट नाउ। सो नाउ लेट अस कम टू द कंक्लूजन। ये जिस पैटर्न की कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम का सामना साइंस कॉमर्स आर्ट्स के लिए हम लोग करने वाले हैं, उसका एक ही सूत्र है, 100% प्रिपरेशन फॉर 100% सक्सेस। 99 भी नहीं, 100% प्रिपरेशन फॉर 100% सक्सेस। अगर एक चैप्टर्स के ज्यादा से ज्यादा 300 क्वेश्चन है तो मुझे वो पूरे 300 राइट आना ही चाहिए। मेरे जो 30 गलत आए वो टीचर से मैंने दोबारा पढ़ के लेना ही चाहिए। और जब तक मेरे को ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि इस चैप्टर से मेरा 100% हो गया, कुछ भी आंदो मुझे आता है, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये सूत्र है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इस चक्कर में दो तीन चैप्टर्स रह भी गए हर सब्जेक्ट के तो चलेंगे, लेकिन जितने हुए वो 100% हुए। इस स्टेज पे आपको आना पड़ेगा, तभी जाकर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी। नाही तो आप यही सुनते रहेंगे, माझं पोरग 12 तास काम करतो, एवढे कष्ट केले, 10वीला 98% होते त्याला, पण ते काय त्याचा नंबर लागलाच नाही हो, स्पर्धा खूप जीवघेणी आहे, काय आजकालचं खरंच नाही, लोक व्यवस्थित करत नाही। हम गलत तरीके से प्रिपेयर कर रहे थे, हमने सही तरीका समझ के नहीं लिया प्रिपरेशन का। ये रियलिटी को एक्सेप्ट करो, सक्सेस हो या फेलियर हो ये मेरे अपने हाथ में है। ये हर ह्यूमन बीइंग को समझ के लेना पड़ेगा, ये पैटर्न को आपको समझ के लेना पड़ेगा, ये तरीका प्रिपरेशन का आपको समझ के लेना पड़ेगा। राइट, अब 100% प्रिपरेशन की व्याख्या देता हूं और अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं। 100% प्रिपरेशन की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। एजुकेशन स्टार्ट्स विद टीचिंग और अटेंडिंग लेक्चर्स फ्रॉम स्टूडेंट साइड। टीचर्स के साइड ले टीचर्स ने अच्छे से पढ़ाना चाहिए, बच्चों के साइड से मैंने पूरा ध्यान देकर सुनना चाहिए, और हर चीज का क्रॉस चेक है। मैं टीचर ने पूरा पढ़ाया नहीं पढ़ाया, मैंने अच्छे समझ के लिया कि नहीं लिया, ये मालूम करने के लिए स्टेप नंबर 2 वी शुड रीड। अब रीड कहां से करें? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, रेफरेंस बुक या कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से। स्टेप नंबर 2 अटेंडिंग लेक्चर, स्टेप नंबर 1 रीडिंग एंड कंफर्मिंग, स्टेप नंबर 2 रीड करते समय मुझे पता चलेगा सर ने शायद बहुत अच्छा पढ़ाया, फिर भी मुझे ये 2 बातें समझ में नहीं आई, या ये 2 बातें पढ़ाते समय मेरा ध्यान नहीं था। मेकिंग लिस्ट ऑफ डिफिकल्टीज, मेकिंग लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम,
कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। स्टेप नंबर 3, जो नॉलेज मुझे मिला है मैं उसको अप्लाई कर सकता या नहीं कर सकता, ये देखने के लिए उस पैटर्न के क्वेश्चंस अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करना। फिर उसको चेक करके मेरे आज 50 में के 45 राइट आए, ये 5 रॉन्ग आए। फिर टेक्स्ट बुक देख के 5 में से 2 खुद की गलतियां मैंने दुरुस्त कर ली, लेकिन 3 मुझे अभी भी क्लियर नहीं है। अगेन दैट गोज इनटू द डिफिकल्टी बुक। डिफिकल्टी बुक में लिख दिया 7 नंबर, 13 नंबर, 18 नंबर मेरे को मेरे मन से सॉल्व नहीं हो रहा है, टीचर की मदद से मुझे समझा के लेना है। आप इस पैटर्न पर जब पढ़ाई करोगे, इस पैटर्न पर हर क्वेश्चन हर दिन की हिसाब रखोगे, तब जाकर 100% प्रिपरेशन होगा, 100% सक्सेस का। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिलेबस का जो क्वांटम है, पर्टिकुलरली मतलब साइंस साइड के तो आंकड़े मुझे याद है, लेकिन फिर भी कॉमर्स आर्ट्स में भी वैसा ही कुछ है, राइट। तो आप अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको ध्यान में आएगा, ये सेंटेंस यहाँ सूट करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड प्रैक्टिस एंड हार्डवर्क आर कीज टू ग्रेट अचीवमेंट। बट लिखा है यहाँ पर, बट क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको 90% पढ़ाई करके भी 0% मार्क्स आ सकते हैं, राइट। तो हमारी दिशा बहुत परफेक्ट होना चाहिए, हमारा 100% आगे बढ़ना चाहिए, हमने 100% प्रिपरेशन। और ये हुआ या नहीं हुआ, ये वेरीफाई करने के लिए हमेशा हिसाब रखने की आदत लगाओ। जब मैं बोलता हूं ऐसे 100 चैप्टर से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिलाकर, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिलाकर, या अकाउंटिंग के इंग्लिश के मैथ्स के सब चैप्टर्स मिलाकर, या मेरे लीगल रीजनिंग के या लॉजिकल रीजनिंग के क्वांटिटी एप्टीट्यूड के मिलाकर, तो हर चैप्टर पे उतना जो किताब में नंबर ऑफ क्वेश्चन से उसकी प्रैक्टिस हुई या नहीं हुई, उसका हिसाब रखना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? 100 चैप्टर्स, हर चैप्टर के 300 से 500 क्वेश्चन, मतलब 30 से 50,000 क्वेश्चन, ये हमारे दिमाग में रह नहीं सकते हमने किया कि नहीं किया, और कई बार हम भूल जाएंगे। वो नहीं करने के लिए ये हिसाब रखने वाला चार्ट हमारी संस्था ने बच्चों को और माँ बाप को बना के देने के लिए हम कटिबद्ध है, राइट। उसको फॉलो करना हमारी नैतिक जवाबदारी है, राइट। आई होप you're getting me these points, राइट। चलिए अब आगे के जो 2 पॉइंट्स है, सिलेक्शन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड हाउ डीएफसी कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ये दोनों भी पॉइंट जो है मैं आपको साइमल्टेनियसली 100% प्रिपरेशन को जोड़कर बताऊंगा। अगले 10 मिनट वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट 10 मिनट वाला पार्ट है, और उसके बाद मैं 2 से 3 मिनट में हमारी संस्था के कुछ रिजल्ट्स की झलक दिखाऊंगा, और जो प्रश्न आपके मन में अनआंसर्ड रह गए होंगे उनका आंसर भी दूंगा। सो लेट अस कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। आई होप यू ऑल आर फ्रेश, और आप सुनने के मूड में रहो, क्योंकि ये अगला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप एकेडमिक की बात करते हैं, मार्क्स की बात करते हैं, एक कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने की बात करते हो, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में जरूर आया होगा कि 100% प्रिपरेशन ये मस्ट है। 100% प्रिपरेशन के अंदर आज 99% बच्चों का अगर कोई प्रॉब्लम है तो दे डोंट आस्क टीचर्स देयर डाउट्स। भाई पढ़ तो लेते हैं, लेक्चर ईमानदारी से अटेंड कर लेते हैं, घर जाकर पढ़ाई भी करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं, एग्जाम्स भी देते हैं, लेकिन ये तीनों चारों स्टेप्स के अंदर जो छोटी छोटी बातें हैं कि मुझे सेंट्रीफ्यूगेशन का या सेंट्रीफ्यूजी मशीन उतने अच्छे से वर्किंग समझ में नहीं आया, या मुझे पोटेंशियोमीटर का वायर 1 मीटर का लेकर ही क्यों काम करते ये समझ में नहीं आया, ऐसे जो डाउट्स रह जाते हैं, ये नहीं पूछने की एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बच्चों का है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जब हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो बट नेचुरल ये पॉइंट हमको देखना बहुत जरूरी है कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमारे बच्चों का, मतलब हर बच्चों का, एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट पे कुछ टिप्पणियां करूंगा, जो सच है वही बताऊंगा आपको, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। तो हमारे बच्चों, अभी देखिए सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, मेरी बात ध्यान से सुने आप,
सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कैसे अच्छे? क्यों अच्छे बोल पा रहा हूं मैं आपको? ऐसा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है क्या जिनके पास रिजल्ट नहीं है? हर किसी के पास रिजल्ट है। आईआईटी के बारे में भी हम आपको बताएंगे। आप चैट में जो क्वेश्चन दे रहे हैं, एंड में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, भरोसा रखिए मेरी बात पे। ये लेट मी कंप्लीट दिस पॉइंट। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास रिजल्ट है, मतलब हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास पढ़ाने वाले टीचर्स अच्छे हैं। लेकिन एक बात सच क्या है कि जहां 100 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पर 1, 2, 5 बच्चों के रिजल्ट आते हैं, सभी के नहीं आते। हम आमतौर पर कोचिंग इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन कैसे करते हैं? अरे भाई इनके 50 लगे, अरे भाई इनके 100 बच्चे आईआईटी को लगे, अरे भाई इनके 300 बच्चों मेडिकल को लगे। कोई ये देखता है कि कितने में से लगे? शायद एक एबीसी इंस्टीट्यूट है जिसके 3 ही बच्चे लगे, उनके पास 20 ही बच्चे पढ़ रहे थे। और एक इंस्टीट्यूट है जिनके पास 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें से 50 लगे। 5000 में से 50 का रिजल्ट बड़ा है या 20 में से 3 का रिजल्ट बड़ा है? बट नेचुरल 20 में से 3 का रिजल्ट बड़ा है। लेकिन हम वो 3 या 50 देखते हैं, राइट? नंबर 1। नंबर 2, 3 हो चाहे 50 हो, टीचर तो पढ़ाने वाले वही थे 50 बच्चों को। फिर 3 ही सिलेक्ट क्यों हुए, बाकी के सिलेक्ट क्यों नहीं हुए? मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो स्टूडेंट के साइड से भी इंपॉर्टेंट है। उन इंपॉर्टेंट बातों में की एक बात है कि बच्चों ने डाउट्स पूछना चाहिए। अब इस पे अधिकांश कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या बोलना है? बिंदास बच्चों ने पूछना चाहिए, हम सॉल्व करके देंगे। सब क्लासेस, कोई भी क्लास में जाइए आप, पूछिए, वो क्या बोलेंगे? हाँ आमच्याकडे डाउट सोडून देतो, डाउट सॉल्विंग क्लास होता है हमारे पास, हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, हम आपको ये बोलो हम कर देंगे आपको। ऑनेस्टली बताओ, 100 में से कितने लोग डाउट पूछते हैं? 5 लोग भी नहीं पूछते, 10 लोग भी नहीं पूछते, क्योंकि उनको डर लगता है, क्योंकि उनको लगता है बाकी लोग हंसेंगे, क्योंकि उनको लगता है सर या मैम के सामने उनकी इमेज खराब हो जाए, एक खरगटे विचार इधर जड़ ले। ऐसे परिस्थिति में हमारी जो संस्था है, ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर, अद्वैत एकेडमी, इस संस्था में एक बहुत अच्छी सिस्टम बनी है, हेल्पलाइन सिस्टम। हेल्पलाइन सिस्टम, उस हेल्पलाइन सिस्टम के अंदर वो बच्चे को या उनके पेरेंट्स को सिर्फ एक एसएमएस करना है, आई हैव सम प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, दैट्स इट। हमारी संस्था के साइड से हमारे गवर्नर्स, हमारे टीचर्स आपको बात करेंगे, बेटा मुझे पता चला आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम है, बोलो चलो कब आते आप आ जाओ, आज शाम में 4 बजे फिजिक्स के एबीसी सर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। इस प्रकार से ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर हर बच्चे को मोटिवेट करती है डाउट पूछने के लिए, चाहे 35% वाला हो चाहे 95% वाला हो। हमारे पास बैंकर्स और रैंकर्स में हम फर्क नहीं करते। ये बैंकर्स और रैंकर्स की थ्योरी अधिकांश क्लासेस में चलती है। 5000 स्टूडेंट हमारे पास पढ़ रहे, हम उसमें से 50 बच्चों की बैच अलग निकाल देते, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट वो 50 बच्चों के पीछे ही लगते हैं हम डाउट्स पूछने के लिए, बाकी के पूछे तो पूछे, नहीं पूछे तो नहीं पूछे। वो 50 पे इसलिए काम करना है क्योंकि वो 50 के फोटो देखकर 5000 लोग मेरी बैंक भर देंगे, और भले मैं 50 को उनका पैसा वापस कर दूं तो चलेगा, लेकिन वो 50 के फोटो देखकर, इनको हम रैंकर्स बोलते हैं जिनके फोटो आते हैं, और जो वो 50 के फोटो देखकर 5000 लोग हमारी बैंक भरते हैं, उनको हम बैंकर्स बोलते हैं। तो अधिकांश कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ये रैंकर्स और बैंकर्स वाली थ्योरी काम करती है। तो आपको इस बात से सजग रहना है कि आप वो जो सुविधा है, जिस सुविधा के लिए आप वो जो भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, अद्वैत एकेडमी हो, डीएफसी हो, या और कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, जो आप आपके कड़ी मेहनत के 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए दे रहे हैं, वो वसूल करने की आदत बच्चों में डालिए। ये पैसा आपके मेहनत का है, राइट? आप इन्वेस्ट कर रहे हो, खर्चा नहीं कर रहे हो। इस बात का एहसास बच्चों को दिलवाइए। और वहां पर हमारी संस्था के पास रैंकर बैंकर कभी भी नहीं होता। 35 वाला हो चाहे 95 वाला हो, हम सबको न्याय देते हैं। बैचेस सेग्रीगेट करना होता है, करते हैं, लेकिन न्याय सभी को देते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सो कोचिंग इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करते समय बच्चों के डाउट्स और डिफिकल्टीज को सॉल्व करके देना एक अहम पार्ट है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के सिलेक्शन के समय कुछ फैक्ट्स आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो फैक्ट्स क्या है, जरा ध्यान से देखना। आज जो दौर है वो रिलेटिव मेरिट का दौर है। रिलेटिव मेरिट का मतलब क्या है मेरा, आई विल गिव यू एग्जांपल। सपोज एमबीबीएस का कट ऑफ 580 है, राइट, प्लीज ध्यान दीजिए। मतलब जिसको 580 मार्क मिले उसको एमबीबीएस के लिए एडमिशन मिल गया, और 579 वाले को नहीं मिला। तो क्या 579 वाला मेरिटोरियस नहीं है क्या? मेरिटोरियस है, लेकिन चूंकि सीट्स इतने हैं कि वो 580 तक जितने थे उनको ले सके, 579 वाले को ले नहीं सके। दिस इज समथिंग वी कॉल्ड एज रिलेटिव मेरिट, जहां नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर मोर देन नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स। एब्सोल्यूट मेरिट का तो इसमें कोई वैल्यू ही नहीं रहा, तो रिलेटिव मेरिट है। और उसमें भी तो अगर सक्सेस रेशियो आप देखना चाहते हो, ये लेटेस्ट 2022 के स्टैटिस्टिक्स है आपके सामने, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके वेरीफाई कर सकते हैं। गत एकेडमिक वर्ष के अंदर जेडब्ल्यू मेंस की परीक्षा दी थी 9,05,590 बच्चों ने, और आईआईटी में एडमिशन या नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, 16,234। इतने लोगों को एडमिशन मिला। आप सक्सेस रेशियो निकाल लीजिए, 9,05,590 बच्चों ने एग्जाम दी, 16,234 को आईआईटी में एडमिशन मिला। एमबीबीएस में ये आंकड़े अवेलेबल थे इसलिए दे रहा हूं, मैं सिर्फ मेडिकल इंजीनियरिंग का भक्त नहीं हूं। इनफैक्ट हमारी संस्था में तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के अलग अलग 22 कोर्सेस है हमारे पास जो चलते हैं, तो हम हर प्रकार के स्टूडेंट को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। नीट 17,64,571 बच्चों ने एग्जाम दी थी, एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था। 91,927 सीट्स अवेलेबल है, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट मिलाकर। आप देख लेना, इस सक्सेस रेशियो 2 से 5% के ऊपर नहीं है, 2 से 5% के ऊपर नहीं है सक्सेस रेशियो। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, डीएफसी और हाउ टू गेट सक्सेसफुल, ये तीनों पॉइंट्स एक साथ कवर कर रहा हूं अभी। अब ऐसे स्थिति में क्या करें, 100 में से 2 में आना है हम, या 100 में से एमबीबीएस लो 5 में आना है हम। तो क्या सिर्फ लेक्चर अटेंड करने से और सेल्फ स्टडी करने से काम होने वाला है क्या? एब्सोल्युटली नहीं। वो सारे फैक्टर्स स्पर्धा में अगर बने रहना है तो सिर्फ किताब पढ़ना, सिर्फ प्रैक्टिस करना, सिर्फ लेक्चर अटेंड करना, फिर एक नहीं 2-2 ट्यूशन लगा लेना, ये सफिशिएंट नहीं है 100 में से 2 में या 5 में आने के लिए। फिर क्या करना होगा, एक बात ध्यान में रखो, ईच एंड एवरी मार्क इज गोइंग टू काउंट। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण होती है आपकी कार्य क्षमता, आपकी एफिशिएंसी, आपका कंसंट्रेशन, जिसका डायरेक्ट रिश्ता फिजिकल और मेंटल फिटनेस के साथ है। जिसका डायरेक्ट रिश्ता काय के साथ है, फिजिकल और मेंटल फिटनेस के साथ है। इसलिए हमारी संस्था हमेशा हमारे 11वीं और 12वीं के बच्चों को हम एक बात समझाते हैं कि दिन में 40 से लेकर 60 मिनट कम से कम आपने फिजिकल मेंटल फिटनेस के एक्टिविटीज को देना ही चाहिए। और किसी को यदि लगता है कि इसमें टाइम वेस्ट होता है तो मैं आपको बता देता हूं, आप जब फिजिकल मेंटल फिटनेस के लिए काम करोगे क्या फायदा होगा पता है आपको? 4 घंटे की पढ़ाई 3 घंटे में हो जाएगी, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा। सो कॉल्ड सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे। सिली मिस्टेक्स क्या होते हैं भाई? सर वो 2 - 3 मैंने -6 कर दिया, -1 था, मुझे सब्सट्रैक्शन करना था मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, डिवाइड करना था ये कर दिया, 2 + 3 मैंने देखा नहीं 6 कर दिया 5 करने के बजाय। व्हाट इज दिस? इसको आप सिली मिस्टेक बोलते हो? ये तो ब्लंडर है, ये सिली थोड़ी है। आपको आते हुए आपका मार्क्स चले गए,
मेरे ख्याल से 90% लोगों के साथ में ये होता है, सर माझ्या सिली मिस्टेक झाल्या खूप, मी थोडा टेन्शन मध्ये आतो. व्हॉट इज दिस सिली मिस्टेक? इट इज जस्ट लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट? ये कहां से आएगा? ये फिटनेस में से आएगा. तो आपको फिटनेस वाले एक्टिविटी पे काम करना होगा. स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी लाइफ स्किल्स की बातें कर रहा हूं मैं आपके साथ में. नवीन शैक्षणिक धोरण, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन. खैर ये जब होना तब होगा. अब हमारी संस्था ने क्या किया, अगर आपको 2% में रहना है तो पढ़ाई मोस्ट इफेक्टिव करने के लिए, तुम्हारी कार्यक्षमता मोस्ट इफेक्टिव करने के लिए, तुम वो 100 में से 2 में आने के लिए, हर चीज को आप करने के लिए हमारी संस्था के तरफ से इस साल, 2 साल से हम ट्रायल टेस्टिंग कर रहे थे, इस साल एक फुल प्रूफ प्रोग्राम आपको मिलेगा. से फॉर एग्जांपल जैसा 11 अप्रैल से इस साल की 11वीं की बैचेस चालू होंगी. भाई मई के अंदर हम टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट की एक्टिविटीज बच्चों से करवा के लेंगे, सो दैट अगले 1.5-2 साल ये टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो अगर आपके साथ पहले दिन से आ जाती है तो 1.5-2 साल आपको देखने की जरूरत नहीं पड़े आपको. बराबर है? तो ऐसा एक कैलेंडर आपको मिलेगा बैच शुरू होने के पहले कि आपको वो महीने में 2 कौन से ऐसे स्किल्स एक्वायर करना है जिससे आपको लाभ हो, एक एक मार्क बढ़ाने में मदद हो. पढ़ाई के अलावा, एकेडमिक्स के अलावा, एमसीक्यूज के प्रैक्टिस के अलावा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, अकाउंट्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मराठी, संस्कृत, ये सब्जेक्ट्स के अलावा कि ये सारी स्किल्स पर हम काम करने वाले हैं. से जून महीने के अंदर 15 दिन का योगा कैंप दे दिया हम लोगों ने. दैट विल हेल्प यू टू अगेन एनहांस योर फिटनेस, है ना? तो इस प्रकार के स्किल्स पर साइमल्टेनियसली काम करने वाली संस्था बोलकर आने वाले समय में डीएफसी और अद्वैत एकेडमी जाने जाएगी. ये यूनिक फीचर रहेगा हमारी संस्था का. कंपल्सरीली प्रिंटेड कैलेंडर बैच शुरू होने के पहले आपके हाथ में रहेगा, राइट? तो ये बात ध्यान रखिए. अब इसका हमारा 2 लक्ष्य है इसके पीछे. जब इतना सारा केयर लेंगे, 360 डिग्री केयर लेंगे, तो 100 में से 2 में या 100 में से 5 में आने के लिए तो हम अपने आप को सक्षम बना रहे हैं. उसके बावजूद कोई कारण से आप, जैसा मैंने 580 और 579 की बात की आपके साथ में, वहां 579 पे आए तो क्या, अगर ये सारी स्किल्स आपके साथ है तो दुनिया में किसी भी क्षेत्र में आप जाकर अपना करियर बनाने में कोई रोक नहीं सकता आपको. जिसके पास हाउ टू लर्न वाली स्किल है, जिसके पास टाइम मैनेजमेंट है, जिसके पास स्ट्रेस मैनेजमेंट है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी सेक्टर में चेंज को एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे. इसीलिए सारे स्किल्स को लाइफ स्किल्स बताया. माइंड मैप, बैकलॉग कैसे कवर करना, सेल्फ स्टडी की आदत और चार्ट कैसे मेंटेन करना, सोशल मीडिया से डी एडिक्शन कैसे करना, मेमोरी मैनेजमेंट, पीयर प्रेशर, इमोशनल हेल्थ पे कैसे ध्यान देना, कैसे खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना, कैसे सेल्फ एनालिसिस करना, ये सारी चीजें ये लाइफ स्किल्स का पार्ट है. तो ये चीजें आपको ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर और अद्वैत एकेडमी की तरफ से दी जाएगी. हमारी संस्था संचालिका शीतल काबरा के नेतृत्व में 104 लोगों की हमारी टीम, 3000 से ज्यादा बच्चे 5वीं से 12वीं यहाँ पर पढ़ते हैं. 9 ब्रांचेस है हमारे आज के डेट में. 11-12 का डिवीजन औरंगाबाद में हमारा है, पैटर्न गेट में अभी हमारा हेड ऑफिस है. और 11-12 डिवीजन की नई बिल्डिंग नूतन कॉलोनी में अद्वैत एकेडमी की तैयार हो रही है. by month of June or July, that new building with laboratory and every facility will be available for society, for students and for parents. इस संस्था में 11वीं की सारी बैचेस 11 अप्रैल 2023 से शुरू होगी. 11-12 के डिवीजन की अगर मैं बात करूं डीएफसी के, तो वहां पर साइंस साइड के लिए जिनको आईआईटी करना है अलग बैच है, जिनको नीट करना है उनके लिए अलग बैच है, जिनको सीईटी करना है उनके लिए अलग बैच है, जिनको एनडीए जाना है उनके लिए बैच है, आर्किटेक्ट बनना है, रिसर्च साइड में जाना है, केवीपीवाई एग्जाम हट गई है, उसकी जगह और कोई एग्जाम लेगा तो उस एग्जाम की भी तैयारी होगी. इंस्पायर स्कॉलरशिप की भी तैयारी होगी. कॉमर्स साइड से सीए, सीएस, क्लैट, मैनेजमेंट,
सिविल सर्विसेज का यूपीएससी फाउंडेशन, ये सारी चीजें मतलब साइंस कॉमर्स आर्ट्स सी, और सबसे मेन अभी जो CUCET आया है, इसका नाम अब CUET हो गया है, जिसके द्वारा जर्नलिज्म, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BA, BCom, BSc, सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स जो है उनमें सारे एडमिशन अभी CUCET से दिए जा रहे हैं। उसकी भी तैयारी करने वाले कोर्सेस हमारे पास अभी शुरू होने जा रहे हैं, उसका पूरा लाभ आप ले सकते हो, राइट। अभी 18 तारीख को हमारे तरफ से एक एग्जाम रखी गई, एंट्रेंस एग्जाम। 18 तारीख को जालना और औरंगाबाद के ऑफिस में दोनों जगह पर एंट्रेंस है। आप जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है, अपना व्हाट्सएप या मेल आईडी दिया है, उन सबको एग्जाम के डिटेल्स आ जाएंगे। 9th और 10th के सिलेबस के आधार पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जालना और औरंगाबाद में कोई कारण से यदि आप आ नहीं सकते हो एग्जाम देने के लिए, तो जहां आने वाले भविष्य में जहां जहां एग्जाम होगी, आपके गूगल फॉर्म के हिसाब से हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बट मैं चाहता हूं कि आप जालना या औरंगाबाद के ऑफिस पे आए और एग्जाम दे। औरंगाबाद आते हो तो आपको ऑफिस भी देखने को मिल जाएगा, हर चीज आपके सामने क्लियर हो जाएगी। IIT और नीट के लिए पहले 3 महीने कॉमन पढ़ाने के बाद बैचेस आर डिवाइडेड इनटू फास्ट ट्रैक एंड नॉर्मल। फास्ट ट्रैक बैच 15 महीने में सिलेबस कंप्लीट होता है और नॉर्मल बैच में 18 महीने में सिलेबस कंप्लीट होता है। जहां तक मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का सवाल है, ये लास्ट 2 साल के अगर रिजल्ट देखते हो आप, जैसे कि शर्विल भावसार IIT इंदौर गया, अस्मिता बपचड़े IIT वाराणसी गई, इंद्रजीत गर्से IIIT इलाहाबाद में है, नचिकेत NIT गोवा में है, पार्थ सोमानी IIIT नागपुर है, हर्षल सोमानी IIIT पुणे में है, मुंगीकर श्रीरंग IIIT पुणे में है, अंशुल काबरा IISc बेंगलोर, कल्पेश चावरे आईसर कोलकाता, विवेक केतक कापड़नीस आईसर पुणे। इसको नीट में 671 मार्क्स थे। नीट क्रैक करने के बावजूद ही सिलेक्टेड करियर फॉर रिसर्च। इसने जेई भी क्रैक किया, नीट भी क्रैक किया। ये DFC का स्टूडेंट है केतक कापड़नीस। उसके अलावा CET के आधार पर कई लोग PICT, VIAT, COEP, ऐसे वालचंद सांगली, अलग अलग जगह पर ये बहुत सारे स्टूडेंट्स है। जितने नाम लू, जितना टाइम दूं, NDA के लिए अनुष्का बोर्डे का भी ऑल इंडिया रैंक 2 है। देवांग अष्टुरकर NDA के अंदर AIR 106। आमिर खान क्वालिफाइड फॉर NDA रिटर्न एग्जाम, उसका तो इस प्रकार से ये सारे आर्किटेक्चर साइड में, डिजाइन के साइड्स में भी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स है। निधि पारगांवकर देहरादून में UPS कॉलेज में है, SPA दिल्ली में तनिष पाटिल, निशा, शिखा, धनश्री काबरा, कमला रहेजा मुंबई, हर्ष अग्रवाल, ऐसे बहुत, SPA विजयवाड़ा में गौरी पाठक, कांचन सोनवने, रचना संसद मुंबई में नेहा तोष्णीवाल। सो फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन बैंक अपॉन अस। हमारी संस्था सक्षम है साइंस कॉमर्स आर्ट्स के किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हो, 11वीं और 12वीं बोर्ड की तैयारी के साथ साथ वो हमारे पास अच्छी तरह से कराई जा सकती है। बस सपना देखिए और भरोसा DFC पे रखिए, अद्वैत एकेडमी पे रखिए, तो हम आपको पूरा करने में हेल्प करेंगे। तो ये सारी बातें मुझे आपसे शेयर करनी थी। अब आपके अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, चैट में मुझे कुछ लोगों ने लिखा है, सर कोचिंग के सिलेक्शन के बारे में कुछ बताओ। देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट के सिलेक्शन के बारे में एक पॉइंट मैं आपको कहना चाहूंगा। आप यदि एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो, सेम बच्चों के फोटो AIR रैंक 1, 2, 3 कम से कम 3 से 4 अलग अलग कोचिंग क्लासेस वाले सेम प्रिंट करते हैं, और हमेशा कंफ्यूज होता है ये बच्चे हैं किसके। फिर स्टार, अभी बहुत सारी केसेस भी हो रही है मीडिया के अंदर, बराबर है। फिर वो कोई बोलता है ये टेस्ट सीरीज के लिए था मेरे पास, कोई बोलता है ये डिस्टेंस लर्निंग कोर्स के लिए था, कोई बोलता मेरे पास 2 साल का क्लासरूम प्रोग्राम में था, कोई बोलता 4 साल क्लासरूम प्रोग्राम में था लेकिन सिर्फ ऑनलाइन अटेंड करता था। तो अब बताने के लिए बहुत सारे बहाने हैं। हम एज अ पैरेंट एज अ स्टूडेंट विश्वास कर नहीं पाते। मैं तो ये कहूंगा, आपका गोल क्या है? आपके बच्चे को वो एग्जाम में जो आपका टारगेट है, नीट जेई, वो क्रैक करने में अच्छे मार्क्स दिलाने वाली संस्था चाहिए। अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए क्या चाहिए? अच्छा टीचिंग चाहिए। तो आप उस संस्था में अभी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अच्छे परफॉर्मेंस के साथ, आप उस संस्था को बोल सकते हैं
उन बच्चों को मिलकर आप पूछ सकते हैं कि सच में यहाँ पर उस क्वालिटी की टीचर पढ़ा रहे हैं क्या, यहाँ पर सच में जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं क्या, एक राइट। जो स्टूडेंट्स वहां से पास आउट होकर अच्छी जगह लगे, आप उनको मिलकर बात कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, go on live interaction with existing or past students. Just don't go behind advertisements. Number one. Number two, rankers or bankers. Don't go on numbers. क्योंकि ये किसी कोई भी संस्था बताती नहीं है कितने में से लगे हैं। Don't go on that numbers. वो बताकर भी कोई फायदा नहीं है। हो सकता है उनको पढ़ाने वाले टीचर्स अलग थे और अब टीचर्स अलग है, इसके ऊपर भी किसी का कंट्रोल नहीं है। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, डीएफसी के लिए भी, अद्वैत एकेडमी के लिए, सबके लिए। हाँ, एक कमिटमेंट यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम्स तो आते ही है, बट हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से वी आर कमिटेड इन राइटिंग, राइट। आप हमारी संस्था में जो पढ़ रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स और उनके माता पिता से बात कर सकते हैं। वी कैन अरेंज योर टॉक, जस्ट डोंट वरी। लेकिन किन से? जो हमारी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सिस्टम फॉलो ही नहीं करते, पेरेंट्स 3-3 बार मीटिंग को बुलाने का आते ही नहीं है, उनको पूछेंगे वो कभी भी हमारे बारे में, हमारे नहीं, कोई भी इंस्टीट्यूट के लोग अच्छा नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोई भी ब्लेम या अपनी गलती की बात करता नहीं है, हमेशा सामने वाले की गलती की बात करता है। सो ये प्रैक्टिकल रियलिटी है लाइफ की। और जैसे मैंने कहा, डाउट सॉल्विंग का जो सपोर्ट है वो सबसे बड़ा सपोर्ट है। एग्जाम का पैटर्न, जैसा कि हमारे पास अभी क्या हुआ पूरे इंडिया में हमारी एक संस्था ऐसी संस्था है जिसने बिट वाइज टेस्ट का कॉन्सेप्ट लाया है। बिट वाइज टेस्ट का कॉन्सेप्ट लाया हमने। आप देखिए हमारे पास ये पूरे 6 महीने से जो 11 के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, इस बैच को हमने बिट वाइज टेस्ट का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया है। मतलब क्या, हमने पूरे सिलेबस को बिट्स में तोड़ा है। एक बिट 4 लेक्चर का, एक बिट 3 लेक्चर का, एक बिट 5 लेक्चर का, डिपेंडिंग अपॉन जहां ब्रेक कर सकते हैं बीट को, उतने ही बीट पे टेस्ट। तो बीट वाइज टेस्ट अच्छे से हो गई तो चैप्टर वाइज अच्छे से हो जाएंगे, चैप्टर वाइज अच्छे से हो गया तो ग्रुप सिलेबस, क्वार्टर सिलेबस अच्छा होगा, क्वार्टर सिलेबस अच्छा हुआ तो हाफ सिलेबस, हाफ सिलेबस अच्छा हुआ तो फुल सिलेबस, और फिर मॉक की प्रैक्टिस। ये इस प्रकार से हमने डीएफसी में, अद्वैत एकेडमी में ये स्ट्रक्चर डिजाइन किया है। तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करते समय डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, टीचर्स हाउ दे टीच, हाउ दे बिहेव, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, राइट। फिर जैसे कि मैंने एडिशनल बातें आपको अभी बताई कि टेस्ट सीरीज का पैटर्न कैसा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे अहम पार्ट हमने रखा है, जो इस साल के लिए हमने इंप्लीमेंट करने वाले हैं, लाइफ स्किल्स वाला जो पार्ट है, जो अपने को 100 में से 2 में आना है तो भी जरूरी है, और 98 में आ गए तो भी लाइफ में दूसरे करियर में सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है। तो इतनी जब जरूरी चीज है तो इट शुड बी द पार्ट ऑफ एजुकेशन। ये सारी बातें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के सिलेक्शन के एंगल से आपने देखनी चाहिए। कुछ लोगों ने यहाँ चैट में और क्वेश्चंस भेजे, पहले मैं उनको आंसर दे दूं। यस, कुछ लोगों ने यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछना है तो रेज योर हैंड। बीसीए के बारे में कुछ लिखा है, भाई बीसीए हो, बीएससी कंप्यूटर्स हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छी तरह से कर सकते हो। अभी महाराष्ट्र में तो कई जगह पर डायरेक्ट 12वीं के बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पर कॉलेजेस में एडमिशन मिलते हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट है आप वहां सीयूईटी के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम देके ले सकते हैं। आईटीआई, आईआईटी पूछना चाहते हैं या आईटीआई पूछना चाहते हैं? मुझे आईटीआई अगर है तो 10वीं बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता है। आईआईटी अगर आप करना चाहते हैं तो आईआईटी में पहले लेवल की जो एग्जाम है मेंस, जो 23 आईआईटी है, 16,500 सीट्स है, पहले आपको जेडब्ल्यू मेंस एग्जाम देना होता है। जेडब्ल्यू मेंस में देश में जितने भी लोग एग्जाम देंगे उनमें से 2.5 लाख बच्चों को जेडब्ल्यू एडवांस लिस्ट सिलेक्ट किया जाता है, और वो 2.5 लाख लोगों में से 16,000 कुछ 200 या 500 जगह पर आईआईटी में आपको एडमिशन दिया जाता है। उसके अलावा और आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हेल्पलाइन पर मैसेज करो, हम आपको डेफिनेटली जवाब देंगे, राइट। 10th के बाद इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, देखिए 10th के बाद आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, दैट इज डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, बराबर है, वो डिग्री कोर्स नहीं है, वो डिप्लोमा कोर्स है।
आमतौर पर डिप्लोमा कोर्स हम किसको रिकमेंड करते हैं? जिसको शॉर्ट टर्म में एम्प्लॉयमेंट किए बिना घर चल नहीं सकता। मतलब यदि मैं 2-3 साल के अंदर काम धंधे को नहीं लगता हूं, 2 पैसे नहीं कमाता हूं, तो मेरा घर चल नहीं सकता। ऐसी स्थिति जिनकी है, उन्होंने डिप्लोमा के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, बराबर है। 10वीं के बाद 3 साल का, या कुछ कोर्सेस 4 साल के हो गए अब, बराबर है, तो वो डिप्लोमा कोर्स करके आप जा सकते हैं। या आईटीआई उससे एकदम शॉर्टेस्ट, बट ऑफ कोर्स जब मैं शॉर्टेस्ट कोर्स बोलता हूं, उसी हिसाब से सैलरी के पैकेजेस भी होते हैं। बट जिनको डिग्री ही करना है, उन्होंने 11-12 साइंस करके सीईटी या जेई के थ्रू जाना चाहिए, रादर देन गोइंग फॉर डिप्लोमा। डिप्लोमा की सीट खराब मत कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, डिप्लोमा से डिग्री का जो एडमिशन दिया जाता है, वो एडमिशन देने की जो प्रक्रिया है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में कितने लोग फेल होंगे, और एक जो पर्टिकुलर छोटा सा कोटा होता है, उतने ही एडमिशन दिए जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपने वो रिस्क लेना चाहिए, रादर गो विद 11-12। चैट में और एक क्वेश्चन है, जेई और सीईटी का डिसीजन कैसे लेना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जेई और सीईटी का डिसीजन कैसे लेना चाहिए। देखो, हम ही और सबको बोलते हैं सपना बड़ा देखना चाहिए, और फिर क्वेश्चन ये आता है कि जेई के चक्कर में सीईटी भी चला गया तो क्या? बहुत विरोधी आवाज है। तो इसका एक सोल्यूशन हमारी संस्था ने निकाला है, राइट। जो बच्चा को लगता है मुझे जेई के थ्रू करना है, उसको हम जेई में एडमिशन देते हैं। जिसको लगता है सीईटी के थ्रू करना है, हम उसको सीईटी में एडमिशन देते हैं। हमारे पास जेई की बैच अलग है, सीईटी की बैच अलग है, राइट। जिनको हमने जेई में एडमिशन दिया, वो सभी स्टूडेंट्स, वो सभी पेरेंट्स को हमने एक सूचना दी है। क्या सूचना दी है हमने? कि पहला रिव्यू करेंगे हम 3 महीने के अंदर। जैसे जेडब्ल्यू मेंस की एग्जाम 300 मार्क्स की होती है, अगर आपको पूरा 1.5 साल पूरा कोर्स आईआईटी के बैच में ही करना है, तो आइडियली 300 में से आपको 150 के ऊपर ही मार्क्स मिलना चाहिए। Then and then you are fit to stay in IIT batch for 6 months, for complete 2 years. पहला रिव्यू में हम हमारा फीडबैक पेरेंट्स को और बच्चों को दे देते हैं, भाई या तो अगले 3 महीने में आप इंप्रूव करो, या फिर दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक में जो 12th की सीईटी की बैच चालू होती है, उस बैच में अपने आप को शिफ्ट कर देना है। क्यों? कारण समझ के लो। अगर पहले 6 या 8 महीने के अंदर मेरा बच्चा 300 में से 100-120 के ऊपर जा नहीं सक रहा है, तो उसके अगले 6 महीने में वो 150 के ऊपर जा नहीं सकता। और अगर मैं आईआईटी ट्राई कर रहा हूं, तो कम से कम जेडब्ल्यू मेंस में मैंने 180-190 के ऊपर मार्क्स लाना चाहिए, तो जाकर मेरी कम से कम एनआईटी की सीट फिक्स होती है, या ट्रिपल आईटी की सीट फिक्स होती है। एडवांस आईआईटी बहुत दूर की बात है, राइट। और वो नहीं है, तो इट इज बेटर आई शुड प्रिपेयर फॉर सीईटी। सीईटी में एक अहम बात क्या है, क्वेश्चन ये आता है कि 6 महीने 8 महीने के बाद अगर सीईटी में गया तो नुकसान नहीं होगा क्या? डीएफसी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सीईटी में 80% वेटेज 12th के सिलेबस को है, 20% वेटेज 11th के सिलेबस को है। और हमारे आईआईटी बैच में अगर आप 6-7 महीने बिताए, तो 20 में से 60-70% तो, मतलब 20% के 60-70% प्रिपरेशन तो ऐसे भी हो जाता है आपका, और 12th का तो पूरा 80% आपको मिलने वाला है। तो आपका हमारे पास कोई नुकसान नहीं होने देने वाला, हमने एक पैटर्न डेवलप किया है। इसलिए यहाँ पर आप बिंदास वो रिस्क ले सकते हैं हमारे साथ काम करने की, बट यू शुड फॉलो आवर सजेशंस, तो आपका रिस्क मिनिमाइज होता है। नहीं तो जैसे आधे लोगों के साथ न घर के न घाट के होता है, वही आपके साथ होगा, राइट। नेक्स्ट और क्या है, 1 मिनट, और एक 15 क्वेश्चन से भी चैट में। आफ्टर 10 years विच फील्ड, ये तो मैं भी नहीं बोल सकता, आप भी नहीं बोल सकते 10 साल बाद में क्या होगा। लेकिन जिसके पास लर्निंग एबिलिटी है और जिसके पास ये लाइफ स्किल्स है, उसको ये डरने की जरूरत नहीं कि कौन से फील्ड जहां चलने वाली है। कोई भी फील्ड चलने दो, यू वुड बी फिट टू स्विच ओवर, राइट। ये फ्लेक्सिबिलिटी हर इंसान में होनी चाहिए, और भगवान ने वैसा ही ब्रेन हमको दिया है। आई डिड माई बी प्रोडक्शन फ्रॉम विजय मुंबई, बट आई एम सक्सेसफुल टीचर टूडे। आई डिड माई इंजीनियरिंग वर्क in Bajaj Auto as a tool room engineer for 4 years. Then I did my engineering work in printing and packaging industry. But finally I got settled in coaching industry, right? Because right from my studenthood,
1985 से मैं टीचिंग सेक्टर में काम कर रहा हूँ। आज 15 और 22 37 इयर्स हो गए मुझे, और 11-12 को पढ़ाते पढ़ाते 34-35 इयर्स हो गए। एनीवेज, सो 10 साल के बाद का मुझे भी पता नहीं, आपको पता नहीं। व्हाट आई डू टू बिकम ऑटोमोबाइल डिजाइनर। भाई ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग में आपको करियर करना है, बहुत अच्छी बात है। आपने ग्रेजुएशन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर कर फिर आगे एमटेक में डिजाइनिंग के लिए जा सकते हैं आप। उसके लिए 11-12 साइंस ही करना है आपने। पीसीएम की तैयारी कीजिए। सीईटी नीट का डिसीजन आपको देखिए, नीट आप प्रिपेयर कर रहे हो, और आपको दूसरा ऑप्शन अगर फार्मेसी एग्रीकल्चर में जाना है तो नीट के पढ़ाई के आधार पर आप सीईटी दे सकते हो। और मैंने जैसा अभी जो डिफरेंस जेई और सीईटी में बताया, वही डिफरेंस नीट और सीईटी के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं, वही पैटर्न पर। देखिए मुझे कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं कि सीएस बेस्ट ब्रांच है क्या, ये बेस्ट है क्या। बेस्ट हम कोई ब्रांच नहीं होती है, बेस्ट हमको बनना पड़ता है, राइट। आज हजारों कंप्यूटर साइंस इंजीनियर खाली पड़े हैं, लेकिन हजारों कंप्यूटर साइंस इंजीनियर एक्सीलेंटली काम कर रहे हैं। तो आप फील्ड के बारे में क्या बोल सकते हो, अच्छी खराब है। आप जिस किसी फील्ड में, इसलिए स्टार्टिंग में कहा था मैंने, करियर के संदर्भ में आपका अपना एटीट्यूड मैटर करता है। ब्रांच फील्ड कौन सा एरिया मैटर नहीं करता है। जिस एरिया में आप जा रहे हो, अगर वहां एक्सीलेंट काम करते हो तो वो ब्रांच फील्ड अच्छी ही है। वो द डेज आर गॉन ऑफ मोनोपोली। अब ऐसी कोई ब्रांच नहीं है कि उसमें गया तो मैं बिंदास हो जाऊं, नहीं। हर जगह आपको अपने आप को कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा यू शुड लर्न हाउ टू लर्न, राइट। सीयूईटी ये हजारों कोर्सेस है उसके थ्रू, राइट। हाँ, 12वीं के बाद है, उसके भी हमारे पास 6 कोर्सेस है। आप अगर हमारे हेल्पलाइन पर मैसेज करेंगे तो हमारे यहाँ के सीयूईटी के कोर्सेस की आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और आपको पर्सनल काउंसलिंग चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज के लिए रिक्वेस्ट भेजिए, आपको पर्सनल काउंसलिंग भी मिलेगा। सीटी एनीवन हु हैव डाउट्स क्वेश्चन रेज, यस। फिर आगे व्हाट आर द डिफरेंस पाथवेज टू एंटर इनटू मेडिकल फील्ड अदर देन नीट। आज इंडिया के अंदर वन नेशन वन एग्जाम है, दैट इज नीट, बराबर है। हाँ, उसके अलावा आपको अगर मेडिकल साइंस की डिग्री नहीं चाहिए, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएनवाईएस, ये अगर नहीं चाहिए आप, तो कई लोग बीएससी माइक्रोबायोलॉजी लेते हैं, डीएमएलटी करते हैं पैथोलॉजी के टेक्नीशियन का जॉब करने के लिए, नर्सिंग के कोर्सेस है। मतलब अगर आप उस सेक्टर में पैरामेडिकल कोर्सेस है तो वो उस प्रकार से आप उसके लिए सीईटी या कुछ कोर्सेज को नीट के थ्रू या कुछ कोर्सेज आप बीएससी करके भी मिला सकते हो। स्टार्टिंग प्रिपरेशन फॉर नीट और जेई 12th इज नॉट अ गुड वन। आप 10th खत्म होते ही करना चाहिए, इसलिए हमारे पास सारे कोर्सेज 11 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं इस पर। हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में फीस करीबन 2.5 से 3 लाख होती है 2 साल की, लेकिन हमारे एंट्रेंस एग्जाम के लेने के बाद, जैसा पूरे इंडिया में डिस्काउंट को नया नाम है स्कॉलरशिप, हम भी देते हैं वो। मैनेजमेंट फील्ड के लिए आज के डेट में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इज 12वीं के बाद डायरेक्टली बीबीए प्लस एमबीए 5 इयर्स ड्यूअल डिग्री कोर्स करना चाहिए। आईआईएम इंदौर, आईआईएम रोहतक में है, बहुत सारे और दूसरे इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी है। और वर्स्ट कम वर्स्ट ये नहीं कर सके, ग्रेजुएशन कीजिए किसी भी फील्ड में, और एमबीए लेकिन करना है तो अच्छे इंस्टीट्यूट से। यस, चैट में जितने भी क्वेश्चंस थे सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दिए गए। भी लास्ट एक क्वेश्चन आया है, सीए बनने के लिए क्या करें। सीए बनने के लिए आपने 11th-12th में कॉमर्स लेना है, और बाई योर 12th आपने सीए फाउंडेशन की एग्जाम क्लियर करना है, और उसके बाद में फिर इंटरमीडिएट्स और वो एग्जाम्स बीकॉम करते करते आप साथ में कर सकते हो। बैंकिंग के लिए कुछ क्लरिकल ग्रेड के एग्जाम्स है, कुछ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स ग्रेड के एग्जाम्स है, जो आप अलग अलग लेवल पे 12+ के लेवल पर, ग्रेजुएशन के लेवल पे दे सकते हैं। उसको आपको 10वीं के बाद 11-12 में अगर आप एनडीए एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो तो यू कैन ज्वाइन एनडीए। 10वीं के बाद 2 साल का एनडीए में ज्वाइन करने के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाला कोर्स हमारे पास कंडक्ट किया जाता है। उसके अलावा एसपीआई सर्विस प्रिपरेटरी एग्जाम्स के कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलाने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। यूपीएससी एग्जाम के लिए आपने आइडियली
दहावी नंतर 5 वर्षात यूपीएससी टार्गेट रखना चाहिए। वो 5 में से पहले 2 साल आप हमारे साथ कर सकते हैं, जिसमें यूपीएससी का फाउंडेशन इस ढंग से बना के देंगे हम कि आप अगले 3 साल में आप अर्न एंड लर्न साइमल्टेनियसली कर यूपीएससी की एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। उसमें बहुत अलग अलग लेवल से प्री मेंस इंटरव्यू। इफ यू वांट टू बिकम पॉलिटिशियन, राइट, आप पर्सनल काउंसलिंग के लिए आइए, हम आपको हेल्प करेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली अच्छा करियर का पाथ आपको डिजाइन करके देंगे। बैंकिंग एग्जाम का तैयारी 11th-12th यूजुअली आप साइंस या कॉमर्स लेके कीजिए और उसके बाद बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कीजिए। उसके अलग अलग क्लासेस चलते, कोर्सेस हैं। जितने भी लोगों ने चैट पे क्वेश्चंस पूछे मैंने आंसर दिए। नाउ 1 by 1 विल अनम्यूट। गणेश जादव, आप अपने आप को अनम्यूट करें, बात करें। I'll be happy to answer your question. गणेश जादव, अनम्यूट करके बात कीजिए। लास्ट चांस गणेश जादव, अनम्यूट करो, बात करो। यस, एक सेकंड, आवाज नहीं आ रहा है। लेट मी चेकअप माय वॉल्यूम वाला पार्ट। 1 सेकंड प्लीज। हेलो सर। हाँ गणेश, प्लीज अब बात कीजिए आप। गणेश जी जादव, मेरा वही एक क्वेश्चन था कि बैंकिंग के लिए क्या कर सकते हैं आप? यस, आप 11th-12th कॉमर्स लो या साइंस लो और उसके बाद जो बैंकिंग के एग्जाम्स है, आपको क्लरिकल ग्रेड चाहिए, क्लरिकल प्रोबेशनरी ऑफिसर ग्रेड चाहिए, वो उसकी तैयारी कर वो एग्जाम को क्रैक करना है आपको। उसके कोचिंग पूरे सब तरफ मिल जाते हैं, किसी भी सिटी में। ओप्पो F19 प्रो, अनम्यूट करके बात करो। आपका नाम क्या जो भी है। ओप्पो F19 प्रो, अनम्यूट करके बात कीजिए। सर एनडीए के बारे में ही था। हाँ, हो गया, क्लियर हो गया। हो। साईदीप सपकाळ, अनम्यूट करून बोला। लास्ट चांस, साईदीप सपकाळ, अनम्यूट करा, बोला। नहीं, ठीक है। नीलेश सूर्यवंशी, अनम्यूट करून बोला। नीलेश सूर्यवंशी, लास्ट चांस, अनम्यूट करून बोला। नहीं, ठीक है। समीक्षा, अनम्यूट करून बोला। हेलो सर। यस। हाँ, अगर आईएएस बनना है तो क्या करना होगा? आईएएस बनना मतलब यूपीएससी की एग्जाम देना होगी। ग्रेजुएशन उसके लिए कंपलसरी है। तो हम आपको ये सजेस्ट करते हैं, ऐसे तो आइडियली मोस्ट आइडियल इज यू शुड टेक आर्ट्स, बराबर है। लेकिन जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है वो 11th-12th में साइंस कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी ले, हमारे साथ उसका फाउंडेशन कोर्स करे और उसके बाद में हम डेफिनेटली ग्रेजुएशन के लिए आपको सजेस्ट करेंगे कि आपने कैसे फील्ड में, कौन से फील्ड से ग्रेजुएशन करना एंड ड्यूरिंग ग्रेजुएशन साइमल्टेनियसली कैसे यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करना, ये हम आपको सजेशन देंगे। अलविना शेख, अनम्यूट करके बात कीजिए। हेलो सर। यस बेटा, बोलो। वो 10th के बाद फैशन डिजाइनिंग का करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? आप बेटा हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज करो, मैं आपको उसके डिटेल्स मेल कर देता हूँ। ओके सर। यशवंत राज पुरोहित, अनम्यूट करके बात करो भाई। सर वो आपने पॉलिटिशियन का क्या क्या कोर्स बोला था? हाँ, आप क्या करें बेटा, हेल्पलाइन पर मैसेज करो, हम आपको डिटेल्स भेजेंगे, प्लस आपकी पर्सनल काउंसलिंग भी करके देंगे आपको। बहुत अच्छा एम रखा है आपने। साईदीप सपकाळ, आपने फिर हैंड रेस किया, अनम्यूट करने का चांस है आपको, बात कीजिए साईदीप। जी सर, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, उसके लिए क्या करूँ? यस, 11th-12th में आपने साइंस साइड लेना है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी करके आप AEE या सीईटी के द्वारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है? जी सर, जी सर, जी सर। वेलकम, वेलकम यंग मैन। नीलेश सूर्यवंशी, अनम्यूट करून बोला। सर, हाँ बोलो भाई। मेरा एक ही क्वेश्चन था कि नीट के लिए अब्रॉड इज गुड ऑप्शन और नॉट? नीट के लिए अब्रॉड, नहीं, फॉरेन कंट्री। नहीं, यू शुड
अपने देश की जो स्थिति है, जिस प्रकार का यहाँ मेडिकल एजुकेशन है, बहुत अच्छे क्वालिटी का है. यू शुड डू इट इन इंडिया ओनली. ओप्पो CPH2375 अनम्यूट करके बात करें. हेलो सर. हेलो. हॅलो. हाँ सर, बोला ना सर. हा सर, मुलीला नीट निवडावी की आपला जेई निवडावी, कसं तर ठरवावं? तिला काय करा, आमची परीक्षा देऊ द्या 18 तारखेची, बरोबर आहे. बर. आणि हो. आमच्या हेल्पलाईन नंबरला मेसेज टाका पर्सनल काउन्सिलिंग साठी, राईट. हा. तर ती परीक्षा आणि तिच्याशी संवाद साधल्यानंतर आम्ही तुम्हाला सांगू शकू काय निवडलं पाहिजे. ठीक आहे. बर. 18 तारखेला परीक्षा द्यायची आहे ना? हो सर, हो सर, हो सर, हो सर. रजिस्ट्रेशन करायचं का अगोदर? हा, तुम्ही हा फॉर्म भरलाय का? गुगल हो, रजिस्ट्रेशन आता फॉर्म भरलाय का? आता भरला एक फॉर्म. भरलाय ना? ठीक आहे, मग तुम्हाला हो. मेसेज येऊन जाईल. तुम्हाला या- परीक्षा डिटेल्स मिळून जातील, काळजी करू नका. याच्यात लिंक टाकलेली होती ना अगोदर? हो हो सर, हो सर, हो सर, हो सर. बरोबर. ठीक. ओके. कुठून बोलताय सर तुम्ही? ऑलरेडी मी आपले क्लास जॉईन झालेले सर. बरं बरं बरं, मग तुम्ही इथं नाव नाही लिहिलं ना, म्हणून मला माहित नाही हो कळलं. हो. सुप्रिया काळे, होमी बाबा गोल्ड मेडल. अरे वा 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 सर, नमस्कार. हा. काळजी करू नका. काळे हा. सर, ती आमची कन्या आहे, 12वी पर्यंत आमची जबाबदारी तिच्याकडनं सगळं करून घ्यायची. बर बर. ओके ओके. ओके 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 ओके. शुभम अनम्यूट करके बात कीजिए. सर मुझे ना एमपीएससी यूपीएससी क्रैक करने के लिए कौन सा फील्ड चुनना चाहिए? यस, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम देनी होती है पहले, और एग्जाम के परफॉर्मेंस के आधार पर आपको जॉब मिलता है. उसके लिए आपको 11th 12th में हमारा जो यूपीएससी फाउंडेशन है वो कोर्स कीजिए. आप साइंस के साथ भी कर सकते हैं, कॉमर्स के साथ भी कर सकते हैं, आर्ट्स के साथ भी कर सकते हैं. किसके साथ करना चाहिए, इसके लिए पर्सनल काउंसलिंग के लिए आपको आना पड़ेगा और 18 तारीख की एग्जाम देना पड़ेगा. ठीक है. चलिए, जितने भी लोगों ने हाथ ऊपर किया था मैंने सबको आंसर दे दिया. इसके बाद में भी यदि आपको कभी दिक्कत आए, राइट, तो आप एक मिनट, समीर चौधरी अनम्यूट करून बोला. सर मुझे एक ऐसा पूछना था, बीएससी और बीसीए इनमें से यानी कौन सा बेस्ट होगा? नहीं, इट वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज, राइट, और अपने ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, राइट. हाँ. Yes. और आप बीएससी के बारे में अगर कंप्यूटर्स में भी जाना चाहते हैं तो आपने पहले इंजीनियरिंग के लिए ट्राई करना चाहिए और बाद में बीएससी या बीसीए के बारे में सोचना चाहिए. चलिए, सबको मैंने आंसर दिए. इसके बाद में भी यदि किसी को कोई दिक्कत है तो मैं और एक बार चैट में हेल्पलाइन नंबर डाल रहा हूं, आप उसके ऊपर एसएमएस करके पर्सनल काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं. हमारी हेल्पलाइन नंबर आ चुका है वहां पर, राइट, तो आप पर्सनल काउंसलिंग के आ सकते हैं वहां पर. थैंक यू, धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर दे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चैट बॉक्स अभी भी ओपन है, अभी 1 मिनट में बंद हो जाएगा. लिंक कॉपी कर लो आप सब लोग जिन्होंने अभी तक गूगल फॉर्म नहीं भरा है. गूगल फॉर्म की लिंक कॉपी कीजिए और फॉर्म भर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है. थैंक यू यशवंत जी राजपूत, आपके अच्छे कमेंट्स के लिए चैट बॉक्स के. डीएफसी कटिबद्ध है अपने स्टूडेंट्स, अपने पेरेंट्स और समाज को सही दिशा दिखाने के लिए. संचालिका शीतल काबरा जी के नेतृत्व में हम आप सभी को आश्वस्त करते हैं कि हमारे पास पर्सनल केयर, इंडिविजुअल अटेंशन के साथ हर बच्चे को जीवन में सफल होने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थैंक यू स्वयं कुलकर्णी.